नमस्कार, वेलकम टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मास्टर सीरीज। अक्सर परिच्छेद को समझना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि लेखक किस प्रकार का विश्लेषण कर रहा है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्रिटिकल या कुछ और। अगर हम लेखक के विश्लेषण के प्रकार को समझ जाते हैं, लेखक के विश्लेषण के प्रकार को लेकर अवेयर हो जाते हैं, तो पैसेज को लेकर हमारी समझ और भी बढ़ेगी और पैसेज और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं जितने भी वर्गीकरण बताने वाला हूँ, एक प्रश्न उठता है कि क्या ये वर्गीकरण आप लोगों को याद करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको वर्गीकरण याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रिपरेशन के दौरान हो, हम इन सभी वर्गीकरण का यूज करते हैं अपने वाद संवाद में, चर्चा में, पढ़ने वक्त हम इन वर्गीकरण को देखते भी हैं। तो बेसिकली हमें इन वर्गीकरण को याद करने की जरूरत नहीं है, वर्गीकरण से हमारी समझ बढ़ेगी। तो हम प्रीवियस ईयर के अलग अलग पैसेजेस को लेंगे और अलग अलग पैसेज के माध्यम से ही हम वर्गीकरण को समझेंगे। तो आज से मैं शुरू करने वाला हूँ विश्लेषण के आधार पर पैसेज का वर्गीकरण, और आज जो मैं टॉपिक लूंगा वो लूंगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये परिच्छेद है 2018 का। अब आप लोगों को पता चली गया कि कैसे पढ़ना है, पढ़ते हुए खुद को समझाना है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखिए, ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मात्रात्मक विश्लेषण। इसमें क्या होता है कि कुछ डेटा दिए गए होते हैं, आंकड़े दिए गए होते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर हम परिणाम निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये भी पैसेज क्वांटिटेटिव एनालिसिस का एक एग्जाम्पल है। देखिए, कह रहा है कि विश्व की जनसंख्या 1990 में 1.6 अरब के लगभग थी, आज यह 7.2 अरब के लगभग है और बढ़ रही है। एक डेटा दिया गया। इस डेटा से क्या पता चल रहा है? 1990 में 1.6 थी, आज 7.2 है। इसका मतलब है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। आगे, जनसंख्या वृद्धि पर किए गए हाल के आकलनों से यह पूर्वानुमान होता है कि विश्व की जनसंख्या 2050 में 9.6 अरब और 2100 में 10.9 अरब हो जाएगी। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जनसंख्या आगे भी तीव्र गति से बढ़ेगी। क्लियर हो गया? तो ये जो पूरा आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़े का सीधा सा मतलब बस इतना सा निकल रहा है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ी है और आगे भी तेजी से बढ़ेगी। आगे देखिए, लेखक कह रहा है कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के असदृश, जहां केवल 3 से 4% जनसंख्या ही कृषि में लगी है, भारत की लगभग 47% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अब एक और डेटा दिया गया। डेटा में क्या कह रहा है कि यूरोप और अमेरिका, जहां पे 3 से 4% ही जनसंख्या कृषि में लगी है, लेकिन भारत में, हमारे यहाँ लगभग 47% जनसंख्या वो कृषि पर निर्भर है। अब देखो, इस डेटा के देने का अर्थ क्या निकल रहा है। कह रहा है कि 47% जनसंख्या, लगभग 47%, 47% पॉपुलेशन, वो किस पर निर्भर है? कृषि पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कृषि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बहुत ही क्लियर बात है ये कि कृषि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आंकड़ा बता रहा है कि कृषि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, यदि भारत सेवा क्षेत्र में लगातार प्रगति करता रहे और विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से बढ़ता रहे, तो भी यह संभावना की जाती है कि 2030 के आसपास जब भारत चीन से आगे निकलकर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा, भारत की लगभग 42% जनसंख्या प्रधान रूप से कृषि पर निर्भर होगी। फिर एक आंकड़ा दिया गया और कहा गया कि 2030 तक भी या उसके आसपास भारत की लगभग 42% जनसंख्या कृषि पर निर्भर होगी। मतलब 2030 में भी कृषि हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। क्यों? क्योंकि लगभग आधी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। किसी भी देश की लगभग आधी जनसंख्या या जनसंख्या का एक बड़ा भाग जिस भी क्षेत्र पर निर्भर होगा, वह क्षेत्र उस देश के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा।
क्लियर है? तो चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं, कम शब्दों में समझते हैं कि ये परिच्छेद क्या कह रहा है। देखिए परिच्छेद में कितनी सी बात दी गई। परिच्छेद में दिया गया है, आंकड़ों से स्पष्ट है कि विश्व की जनसंख्या आगे भी तेजी से बढ़ेगी। क्लियर है? विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में तीव्र वृद्धि के बावजूद 2030 में भारत की लगभग 42% जनसंख्या प्रधान रूप से कृषि पर निर्भर होगी। अब इसके विषय और विचार को जान लेते हैं, जो समझना बहुत आसान हो गया क्योंकि हम पैसेज समझ गए। विषय मतलब किसकी बात की गई है, तो पैसेज में बात की गई है भारत में कृषि क्षेत्र पर निर्भरता की। और कृषि क्षेत्र पर निर्भरता को लेकर के क्या बात की गई है परिच्छेद में, वही हमारा विचार है। तो बात यह की गई है कि देश की लगभग आधी जनसंख्या, या फिर आप चाहो तो कर लो 42%, है ना। तो देश की लगभग आधी जनसंख्या के लिए कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है। बस यही विचार है, इसको ध्यान रखिए। देश की लगभग आधी जनसंख्या के लिए या देश की एक बड़ी जनसंख्या के लिए कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अब हमें इसी विचार को ढूंढना है, देखना ये विचार किस ऑप्शन में है। देखिए प्रश्न में पूछा गया है सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष। एक वीडियो में मैं तार्किकता या सर्वाधिक तार्किक का मतलब क्या है इसके बारे में भी कुछ चर्चा करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसको सुनिएगा। फिलहाल में तो हम इसका उत्तर कर लेते हैं। तो पता ही है कि एबीक्यू मेथड में हम टेल एंड वर्ड्स को नहीं देखते, उसकी जरूरत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर नहीं करते, हम ढूंढते हैं विचार कहाँ है। तो देखते हैं ए में लेखक का विचार है कि नहीं है। लेखक का विचार एक बार फिर आप चाहो तो देख लो और दिमाग में इसको सेट कर लो, क्योंकि यही विचार हमें ढूंढना है। देखो ए कह रहा है कि कृषि क्षेत्र की समृद्धता भारत के लिए क्रांतिक महत्व की है। बिल्कुल सही, लेखक का विचार है इसमें। लेखक क्या कह रहा है, लेखक कह रहा है कि कृषि क्षेत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसकी समृद्धता तो हमारे लिए महत्व का होगा ही, बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो लेखक यही तो कह रहा है, ठीक है ना। तो लेखक का पूरा का विचार ए में है, कृषि क्षेत्र की समृद्धता हमारे लिए क्रांतिक महत्व की है, क्योंकि लगभग आधी जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर प्रधान रूप से निर्भर है। क्लियर? बी में देखते हैं कि क्या यही विचार मिलता है या नहीं मिलता। भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से इसकी कृषि पर निर्भर है। अब देखो, हो सकता है कि स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर दे, उसको लगे कि ये भी आंसर है, लेकिन एबीक्यू मेथड से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ए ही लगाएंगे, बी सी या डी नहीं लगाएंगे। अब देखो पैसेज में अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के का कितना योगदान है इसकी चर्चा नहीं की गई है। किसी भी क्षेत्र का क्या योगदान है इसकी चर्चा नहीं की गई है कि सर्विस क्षेत्र का कितना योगदान है, विनिर्माण का कितना योगदान है, कृषि का, इसी तो बात ही नहीं की गई। बात की गई है कि हमारे देश की एक बड़ी जनसंख्या 42% जनसंख्या 2030 तक भी प्रधान रूप से कृषि पर निर्भर होगी। इसका सीधा सा मतलब है कृषि महत्वपूर्ण है, कृषि की समृद्धता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये विचार इस बी में नहीं है, तो बी गलत हो गया। सी में ढूंढिए विचार। भारत को अपनी तेजी से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कठोर उपाय अपनाने होंगे। जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं कर रहा, बस कृषि पर निर्भरता की बात कर रहा है। तो यहाँ भी हमारा कृषि पर निर्भरता वाला विचार नहीं मिला, तो ये भी गलत। इसमें भी ढूंढना है कि कृषि पर निर्भरता पर से संबंधित विचार इसमें है या नहीं है। भारत के कृषि समुदायों को अपनी आर्थिक दशाओं में सुधार लाने के लिए अन्य व्यवसायों को अपना लेना चाहिए। अब इसकी भी चर्चा नहीं है ना कि किसान की आर्थिक दशा क्या है, नहीं है, किसी क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी क्या है, नहीं है, इसकी चर्चा नहीं है। हम क्या ढूंढ रहे थे, हम ढूंढ रहे थे कि अधिकांश जनसंख्या या 42% जनसंख्या या लगभग आधी जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। वो बात ना ही बी में है, ना ही सी में है और ना ही डी में है, तो डी भी गलत हो गया। हमारा सही उत्तर क्या है, ए। अब देखो यहाँ पे ए इकलौता सही है, बाकी कोई भी सही नहीं है, ए अकेला सही है, इसलिए ये सर्वाधिक तर्कसंगत नहीं है। मैं बोला हूं कि बाद में इसकी चर्चा करूंगा, मैं करूंगा। तो अब आप समझ गए ये किसका उदाहरण था, ये था क्वांटिटेटिव एनालिसिस का एक उदाहरण था। तो आप समझ गए कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होगा, आंकड़े दिए जाएंगे, उस आंकड़े का अध्ययन करना है ठीक से, और हमें समझना है कि आंकड़ों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो हमें बेसिकली आंकड़ों के परिणाम पे जाना है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप जब ये वीडियो देखें तो कमेंट जरूर करें, जो अच्छा लगे वो आप बताएं। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरे प्रकार के विश्लेषण का एक एग्जाम्पल लेकर के। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।